हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन में फैट चैप्टर जो है उसके हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिया है कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो इसमें जो हमें जो आवश्यक वसा अम्ल होते हैं, यानी कि जो आवश्यक वसा अम्ल वो होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए कौन कौन से हैं जो अच्छे होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए जो अच्छे होते हैं उनका नाम है लिनोलिक, ब्यूटारिक, लेनो इसमें मतलब ऑप्शन में दिया है लिनोलिक, ब्यूटारिक, लिनोलिक, माइरिस्टिक और एराकिडोनिक। तो आवश्यक वसा अम्लों के नाम में आता है लिनोलिक आता है, लिनोलेनिक आता है और एराकिडोनिक आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखा जाता है कि जो ब्यूटारिक होता है वो ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ब्यूटारिक जो है मक्खन में पाया जाता है, जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है। और माइरिस्टिक भी क्या होता है? एक संतृप्त वसीय अम्ल होता है। यानी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में जो हम अंतर देखते हैं, सैचुरेटेड फैट में क्या होता है? SATU, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं होता है। जबकि वहीं अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए नीचे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों शरीर में नहीं बनते हैं, भोजन से लेने आवश्यक होते हैं। वहीं हम लिनोलिक को क्या बोलते हैं? लिनोलिक को हम ओमेगा 6 बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम ओमेगा 6 बोलते हैं। और लिनोलेनिक, लिनोलेनिक को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा 3 बोलते हैं। एराकिडोनिक भी ओमेगा 3 की ही श्रेणी में आता है, ओमेगा 3। तो ये भी किस में आता है? एराकिडोनिक भी ओमेगा 3 की ही श्रेणी में आता है। आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? कौन सा वसा होता है, यानी कौन सा फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है? तो वो होता है हमारा इसमें मतलब ऑप्शन में दिया है LDL दिया है, VLDL दिया है, काइलोमाइक्रॉन दिया है और HDL दिया है। तो LDL का पूरा नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसका पूरा नाम LDL का पूरा नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका पूरा नाम होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। HDL का पूरा नाम होता है, HDL की वही बात करें तो HDL का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वहीं VLDL की बात करी जाए तो VLDL का पूरा नाम होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल हमारा कौन सा होता है? हानिकारक कोलेस्ट्रॉल हमारा LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो है सब किस में आते हैं? तो ये जो है हम फैट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सरल प्रोटीन, एक होता है हमारा सरल प्रोटीन होता है, एक होता है कि संयुक्त प्रोटीन होता है और एक होता है एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये हम देखते हैं कि हम बता रहे थे कि जो कहा गया क्वेश्चंस, एक सेकेंड। हाँ ये रहा दिया है कि साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो हमने बताया कि LDL होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, LDL को बोलते हैं।
बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो होता है कि मतलब फैट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है हमारा क्या होता है, एक होता है सरल प्रोटीन, उसके बाद होता है संयुक्त प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो संयुक्त प्रोटीन के ही अंतर्गत लिपोप्रोटीन आता है और उस लिपोप्रोटीन के ही अंतर्गत क्या आता है, वीएलडीएल होता है, एलडीएल होता है और एचडीएल होता है। आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए इसका सही उत्तर दिया है कि एलडीएल रक्त वाहिकाओं में, एलडीएल क्या करता है कि जो एलडीएल होता है ये रक्त वाहिकाओं में जमा होकर के, एलडीएल रक्त वाहिकाओं में जमा होकर हृदय रोग का खतरा बढ़ा देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा का जब दहन होता है तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या होती है, प्रोटीन से दुगनी से भी अधिक मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि फ्राइनोडर्मा किस पोषक तत्व की कमी से होता है। फ्राइनोडर्मा एक रोग होता है, यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये जो होता है आवश्यक वसीय अम्ल, जो हमारा इसेंशियल फैटी एसिड होता है उसकी कमी से यह रोग होता है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स किस में पाया जाता है, तो जो रिकेट्स बोला जाता है, रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की तो वो बड़े में पाया जाता है, वो भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर और मरासमस रोग होता है। वही विटामिन की कमी से क्या होता है, तो विटामिन की कमी से भी कई तरीके के रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी में भी कई प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी1 की कमी से, थायमीन की कमी से बेरी होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस रोग होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इसका सही आंसर चौथे का दिया है कि आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से त्वचा पर कठोर, इसमें इसमें कैसे होता है, यानी फ्राइनोडर्मा रोग में क्या होता है कि त्वचा पर कठोर कांटेदार फुंसियाँ जैसे निकल आती हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA क्या है। तो जो BHA है ये क्या है, सिक्वेंस्ट्रेंट है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ऐसे देखते हैं, ये यूपी पीजीटी 2021 और टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गई। हम इस क्वेश्चन पे थे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी BHA, ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। दिया है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA क्या है, सिक्वेस्ट्रेंट है, पैसी कारक अभिकर्ता है, एंटीऑक्सीडेंट है या रंग वर्ण अभिकर्ता है। तो जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है ये एक एंटीऑक्सीडेंट को, मतलब इसको एक एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हुआ, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एक आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट है जो हम फूड्स को अपने प्रिजर्व करने के लिए बनाते हैं। यानी कि जो हमारे जो तेल होते हैं कि तेल जो है ऑक्सीकरण करके खराब ना हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्वेस्टेंट क्या है, सिक्वेस्टेंट जो है ये एक फूड एडिटिव्स है, ये फूड एडिटिव है। पैसीकारक अभिकर्ता, ये पानी और तेल का मिश्रण बनाए रखने, यानी दो चीजें जो अमिश्रण होती हैं, मतलब उनका मिश्रण नहीं किया जाता है, उसको बांधने का काम करता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइसी कारक अभिकर्ता, रंग वर्ण अभिकर्ता। ये भी कलर एडिटिव है जो फूड में ऐड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दिया है कि BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है जो वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खराब रेंसिड होने से बचाता है, यानी तेलों का ऑक्सीकरण होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी पैसी कारक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पैसी कारक अभिकर्ता क्या होते हैं। तो पैसी कारक जो अभिकर्ता होते हैं वो तेल और पानी, जैसे तेल और पानी को आप मिलाएंगे तो पानी में तेल की बूंदे बूंदे बन जाती है, वो मिलती नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को मिलाने के लिए ज़्यादातर ये पैसी कारक जो मतलब कि एडिटिव्स होते हैं, इसको हम केक वगैरह बनाने में यूज़ किया करते हैं। तो वही दिया है कि खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी पैसी कारक है कौन सा है। ग्लूटेन है, ट्रिप्सिन है, कैफीन है या लेसिथिन है। तो ये जो है हमारा लेसिथिन है। लेसिथिन जो है क्या करता है, तो ये एक बाइंडिंग एजेंट होता है, बाइंडिंग करने का काम होता है। वही ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन जो है एक प्रोटीन एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पाचन में एक सहायक होता है। ये जो है प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। कैफीन क्या है, वही कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है। ग्लूटेन क्या है, ग्लूटेन गेहूं में पाया जाने वाला एक क्या है, प्रोटीन है। तो आगे हम देखते हैं, देख दिया है कि लेस्टिन एक फास्फोलिपिड है। अंडे में और सोया में उपस्थित होता है, जो वसा एवं जल को मिलाने यानी पायसीकरण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। तो कौन है जो नियासिन को संश्लेषित, किसके द्वारा नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तो ये होता है हमारा ट्रिप्टोफैन को हम बोलते हैं कि ये नियासिन का क्या होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है नियासिन का अग्रदूत होता है। हिस्टिडीन, टायरोसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो होते हैं ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और ये बच्चों के लिए विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक वो दिया है, इसका व्याख्या में दिया है कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन जो 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन होता है वो 1 mg नियासिन विटामिन B3 में परिवर्तित हो सकता है, यानी 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 मिलीग्राम नियासिन के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन होता है, लाइसिन होता है, फिनाइल एलानिन होता है, वेलिन होता है, मेथियोनिन होता है या वेलिन होता है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है, आंसर के लिए बताइए आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर ये तो रिकॉर्डिंग वीडियो है जो आपको रिकॉर्ड के रूप में मिलेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो लाइसिन है, मेथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है या वेलिन है। तो इसका आंसर जाएगा मेथियोनिन। मेथियोनिन को हम क्या कहते हैं, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कहते हैं। लाइसिन और वेलिन की बात करें तो ये हमारा, फिनाइल एलानिन की बात करें तो ये हमारा आवश्यक वसीय अम्लों में ये भी गिने जाते हैं। तो इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। मेथियोनिन यकृत को क्या करता है कि विषैले पदार्थों जैसे क्लोरोफॉर्म, आर्सेनिक से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा मेथियोनिन होता है ये यकृत को विषैले पदार्थों, यानी मेथियोनिन एक हमारा आवश्यक वसीय अम्ल है। मेथियोनिन यकृत को विषैले पदार्थों जैसे क्लोरोफॉर्म और आर्सेनिक से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर काम करते हैं। तो हमारा जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है ये किस पीएच पे काम करते हैं। ये यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है।
ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर काम करते हैं? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के लिए जो है क्षारीय मतलब कि क्षारीय माध्यम होना चाहिए। क्षारीय माध्यम ये क्या करते हैं, किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो इसमें क्षारीय माध्यम क्या कौन सा होगा? ये 2-3 पीएच, ये तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। 4-6 पीएच तो ये भी अम्लीय से न्यूट्रल पे आ जाएगा। 7.4 से 8.0 ये क्या होता है? पीएच पे कार्य करता है, क्षारीय पीएच पे कार्य करेगा। तो ये हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये अंत्र के क्षारीय माध्यम यानी 7.4 से 8.0 पीएच में कार्य करते हैं और प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम श्रृंखलावसीय अम्लों में समृद्ध है? निम्नलिखित वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम श्रृंखलावसीय अम्लों में समृद्ध है? तो ये हमारा अब कौन सा होगा? क्वेश्चन में पूछा है, ये जो है यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सी अल्प एवं मध्यम श्रृंखला वाली वसीय अम्ल है। तो अल्प एवं मध्यम श्रृंखला वाली वसीय, जैसे हम वसा को बांटते हैं दो पार्ट में, एक होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो ज़्यादातर हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है पशुओं में पाया जाता है ज़्यादातर, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, मोफा एंड पोफा। मोफा भी उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि हमारे लिए पूफा होता है। तो मोफा में क्या होता है कि मोफा का पूरा नाम होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोफा में एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि पूफा में कई डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए हमारा पूफा हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो मोफा में आता है हमारा मक्खन। तो मक्खन जो है किस में आएगा? मक्खन जो है हमारा अल्प एवं मध्यम श्रृंखलावसीय अम्लों में समृद्ध होता है। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए है कि मक्खन यानी कि बटर में अल्प और मध्यम श्रृंखलावसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आहार में संतृप्त वसा की उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? आहार में संतृप्त वसा की अगर उच्चता है, आहार में अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो उसकी मतलब वो अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाए तो उससे कौन सा विकार, कौन सा रोग संबंध होता है? तो ऑप्शन में दिया है गुर्दा खराब होगा, क्या गुर्दा खराब हो जाएगा, या फिर क्षुधा अभाव होगा, या क्षुधातिशय होगा, या हृदय रोग होगा, हृदय वाहिका रोग होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बैड कोलेस्ट्रॉल से हमें क्या आ सकता है? तो हार्ट अटैक आ सकता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संतृप्त वसा की अधिकता रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हृदय वाहिका कार्डियोवैस्कुलर रोगों का खतरा क्या करती है? बढ़ा देती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह लिपिड जिसमें जल भीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय दो समूह दोनों होते हैं क्या कहलाता है? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये TSSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। तो जल लिपिड जिसमें जल भीरु अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विषमानुभूतिक। जल भीरु अध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों समूह आ जाएंगे। तो दोनों समूह आ जाएंगे तो ये हमारे अकॉर्डिंग इसमें उभयानुभूतिक भी हो सकता है, लेकिन हमारे PYQ में इसका सही आंसर माना गया है विषमानुभूतिक भी माना गया है। ये ऑप्शन सही माना गया है। ये इसका देख लेते हैं। ऐसे लिपिड जैसे फास्फोलिपिड को विषमानुभूतिक हेटेरोपैथिक एम्फीपैथिक भी कहते हैं।
आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। स्टेरॉयड में एक चक्रवलय होता है जो क्या कहलाता है? तो स्टेरॉयड में एक चक्रवलय होता है जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही है। स्टेरॉयड की संरचना में पेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रिन वलय होता है। अगला क्वेश्चन देखें। हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन हम पर डे देखेंगे, तो आप हमसे जरूर जुड़िए। और ये सारे के सारे PYQ होंगे। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा किस तेल में होंगे? मूंगफली के तेल में, कैस्टर के तेल में, या सनफ्लावर में, या कैस्टर ऑयल में? तो पकाने के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल किस में होता है? मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल, या कैस्टर ऑयल? तो पकाने के तेल में सबसे अधिक जो है मूंगफली का तेल दिया है। आंसर में इसका है, आंसर दिया है इसका, आंसर हो जाएगा इसका मूंगफली का तेल। कहीं कहीं पे सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल भी होता है। तो हम अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आंसर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मूंगफली का तेल होगा तो मूंगफली का तेल पहले लगाएंगे। मूंगफली के तेल में 40% वसा व सर्वाधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। यह जैतून तेल जैसी गुणवत्ता का माना जाता है। आगे हम अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वसा व शोषण की प्रावस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो हमारा वसा व शोषण है, इसकी प्रावस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? पाइसीकरण होगा। इसका आंसर होगा सबसे पहले पाइसीकरण। पाइसीकरण में क्या होता है कि मतलब कि जो हमारा फैट होता है उसको बांधने का, उसको मिलाने का, पानी में मिलाने का काम किया जाता है। फिर उसका एस्ट्रीकरण होगा। एस्ट्रीकरण के बाद होगा उसका म्यूकोसेल लेना। म्यूकोसेल के बाद लास्ट में उसका क्या होता है? काइलोमाइक्रॉन बनना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं का सही क्रम जो है दिया है: पायसीकरण, एस्टेरीकरण, म्यूकोसेल अवशोषण और काइलोमाइक्राइन निर्माण। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को हम कवर करेंगे। थैंक यू।